हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये हिस्ट्री एनसीईआरटी की आपके साथ डिस्कस करी जा रही है। उसी में आज हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इससे पहले मैंने आपके साथ जो चैप्टर्स डिस्कस किए हुए, महापाषाण काल युग के बारे में डिस्कस किया, पत्थर का युग था किस तरीके से था, फिर किस तरीके से मानव संग्राहक से उत्पादक बना, वो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए गए। जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी चैप्टर्स थे, मैंने आपके साथ आसानी से उन सभी को पूरा समराइज करके डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उनको ज़रूर देख लें एक बार, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज हम शुरू करेंगे किताबें हमें क्या बताती हैं और कब्रें, इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, अगर किताबों के बारे में बात करें तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में क्या आता है, इस चैप्टर में आज हम देखेंगे क्या क्या। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वेदों के बारे में हम देखेंगे कि वेद क्या है, वेद कितने तरीके के हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर देखेंगे कि जो यहाँ के लोग थे वो किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया करते थे और कैसे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे, कई बार यज्ञ किया करते थे। ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। लोगों की विशेषताएं क्या थीं, कब्रें किस तरीके की थीं, क्या वो लोहे के प्रयोग को जानते थे, लोहा प्रयोग करना जानते थे या फिर नहीं जानते थे, इन सारी चीज़ों को भी जानेंगे। और वेदों की रचना की अगर हम बात करें तो लगभग 3500 साल पहले इनकी रचना करी गई। और अगर छपने की बात करते हैं तो हार्डली अभी 200 साल पहले ही इनका जो छापी गई होंगी वो है। बाकी ये क्या थे, 3500 साल पहले लगभग इनकी जो थी वो रचना करी गई है। अब देखते हैं इसको पूरा क्या क्या है इसमें। देखिए, दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में एक है, क्या है, वेदों के बारे में हम जानते हैं। इसमें 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, यूपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर और भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या करता है, देखिए एनसीईआरटी आपके पूरे बेस को क्लियर करता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको आगे की जो चीज़ें होंगी वो थोड़ा आसानी होगी समझने में और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो वेद देखे जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। कौन सा वेद है ये सबसे पुराना वेद, कौन सा है, ऋग्वेद है। इसकी रचना की अगर बात करें तो लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा क्या है, प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, तो जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है कोई बात को अच्छी तरह से समझाना सॉरी, या अच्छी तरह से बोलना, उसको कहा जाता है। ये जो बहुत सारे देवी देवता है उनकी स्थिति में, उनकी प्रार्थना में या फिर उनकी स्तुति में इन जो वेद हैं इनको रचा गया है। इनमें 3 देवता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब वो कौन कौन से हैं, अग्नि है, इंद्र है और सोम है। तीनों के तीनों देवता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उस ऋग्वेद में। अग्नि आग के देवता के नाम से हम जानते हैं और इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता के नाम से, और सोम क्या है, एक पौधा है। पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो सोम क्या है, सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, मतलब पीने के लिए एक ऐसा जो चीज़ है वो बनाई जाती है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी, जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना किसके द्वारा करी गई है, उसकी रचना करी गई है ऋषियों के द्वारा। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों अथवा शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब वो इस तरीके से बुलवाते थे अपने स्टूडेंट से, जो उनके साथ उस समय पर जो आचार्य थे वो विद्यार्थियों को इस तरीके से करवाते थे। अब देखा जाए, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कौन थे, सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा की अगर बात करें तो कौन सी है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। कौन सी भाषाएं कहलाती हैं, प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो हम लोग स्कूलों में अक्सर पढ़ते हैं उस भाषा से ये थोड़ी सी भिन्न और कठिन भी होती है। अब देखें इसमें और आगे क्या है। भाषाएं की अगर बात करते हैं तो भाषाओं के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि संस्कृत भाषा जो है भारत और यूरोपीय भाषा विचार का जो परिवार है उसका एक हिस्सा है। तो संस्कृत भाषा के बारे में यहाँ पर बताया गया कि संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, एशियाई भाषाएं हो गई। जैसे
फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूरोप, इतावली, स्पेनिश आदि, ये सभी इसी परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। इसीलिए इन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है। कई बार एक जैसे शब्द भी देखने में लगते हैं और सुनने में भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो भी लगते हैं। जैसे मात्र संस्कृत में माता का ही है और हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। तो शब्दों को बताया गया कि किस तरीके से इनमें समानता नजर आती है। तो ये मैंने आपके साथ भाषाओं के बारे में बताया। अब जिन किताबों को वे पढ़ते थे और लिखी और छापी गई हैं, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और उन्हें सुना भी जाता था। उनका उच्चारण करना और उनको सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। पढ़ा उनको नहीं जाता था, उच्चारण, और क्योंकि मंत्र जैसी चीज़ें होती थी तो उसको उच्चारण और क्या होता था, उनको सुना जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छपने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आई कि जो रचना हुई थी वो 3500 साल पहले हुई थी, लेकिन छपने के काम की अगर बात करें तो लगभग 200 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इस बारे में भी जरा देखते हैं कि जो पुरातत्वविद हैं, जो इतिहासकार हैं, वो कैसे इस तरीके को एक जो है समझते हैं उन चीज़ों का, पर कैसे उस पर स्टडी करते हैं अपनी। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं की तरह ये भी जो होते हैं इतिहासकार, ये क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। इन्हें जो फिजिकल चीज़ें मिली होती हैं इनको, इसके अलावा ये क्या करते हैं, लिखित स्रोतों का भी इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि क्या चीज़ें वहाँ पर थी, किस तरीके की लिपि थी, कैसे पढ़ा जाता था, बहुत सारी चीज़ों की सर्च करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां ब्यास और सतलज के बीच यह एक संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। देखिए किस तरीके से संवाद किया जा रहा है, आपस में बात करी जा रही है, जरा देखते हैं। यह एक ऋग्वेद की पांडुलिपि है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था पांडुलिपि क्या होती है, हाथों से लिखी हुई होती है, इसलिए इसे हम पांडुलिपि कहते हैं। और बूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में भी इस समय पर क्या है, सुरक्षित है। तो आपको समझ में आया कि पांडुलिपि क्या है और पांडुलिपि क्यों इनको कहा जाता है। देखिए एक संवाद है इस तरीके का दिया हुआ है कि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों की से नीचे आ जाओ। नदियों को बुला रहे हैं कि नीचे आ जाओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। इस तरीके के इनके बीच संवाद चल रहा है। फिर नदियां कुछ जवाब देती हैं अपना, फिर विश्वामित्र कहते हैं, फिर नदियां कुछ कहती हैं। तो इनका एक संवाद चल रहा है आपस में कि इस तरीके से ये कह रही हैं। अब अगर देखें इसमें मवेशी, घोड़े और रथ, इनका क्या प्रयोग होता था उस टाइम पर, ये हमें क्या बताती हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो मवेशी, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर आप पुराने प्राचीन काल इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो महिलाओं से ज़्यादा हमेशा जो वरीयता दी गई है वो पुत्रों को दी गई है। तो जो मतलब वो लड़के हैं उनको ज़्यादा हमेशा वरीयता दी गई है, महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को दी गई है। तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। अब से तो घोड़े क्या है, घोड़े को जो लड़ाई में रथ है उनको खींचने के काम में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। और लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी मतलब जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके, अच्छे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए इस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए लड़ी जाती हैं, आपको पता है, और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए। आपको पता है जब भी कोई युद्ध होता है तो हमेशा किसी क्षेत्र को लेकर होता है, या तो कोई शासक बनना चाहता होगा वहाँ का, तो क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो संपदाएं होंगी, जो प्राकृतिक संपदा होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपने कितने भी युद्ध देखे, शुरू से लेकर आप आखिरी तक देख लीजिए, आज भी अगर कोई चीज़ होती है, कोई देश के बीच अगर युद्ध होता है, कोई 2 देश लड़ रहे हैं आपस में, तो हमेशा यही एक बात आती है कि वहाँ की जो सुख सुविधाएँ हैं अच्छी होंगी, या फिर उनका कोई ऐसा पर्सनल मैटर होगा कि पर्सनल इन द सेंस देश के हिसाब से अगर देखा जाए कि अपने क्षेत्र का विस्तार कर लें, या फिर वहाँ पर जो स्रोत है उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। तो पुराने समय पर भी क्या होता था कि पानी के स्रोतों को लेकर लड़ाइयाँ हो गई, छोटी छोटी चीज़ों को जीतने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो फसल जहाँ पर अच्छी होगी, जहाँ की भूमि उपजाऊ होगी,
उस क्षेत्र को जीत ले, इस तरीके की उनके अंदर भावनाएं रहती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग तो क्या करते थे, सरदार रख लेते थे, और कुछ हिस्सा किसे दे दिया जाता था, पुरोहित को दे दिया जाता था, जो क्या करते थे, ये यज्ञ वगैरह कराते थे, तो पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन जो बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। जो यज्ञ होगा उसमें कुछ ना कुछ तो धन की आवश्यकता होती थी ना, क्योंकि जो धन जो कराते थे पुरोहित, जो यज्ञ वगैरह कराते थे, इनके लिए ये धन मांगते थे, तो इनको धन की आवश्यकता होती थी। यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी। आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी और अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आग को क्या कहते हैं, आग को मैसेंजर देवता के नाम से भी जानते हैं, कि मतलब हम यहाँ पर मंत्र उच्चारण करते हैं और वो देवी देवताओं तक पहुँचते हैं। तो आग को इस तरीके की जो उपमा है वो भी दी गई है कि आग एक तरीके का मैसेंजर का काम करती है। तो आधुनिक पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, और जो अधिकांश पुरुष हैं वो इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोक सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। यहाँ से लोगों को अपना सरदार चुनते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा हुआ करते थे। अपना सरदार बनाने के लिए वो क्या करते थे, जो बहादुर होते थे, उनकी रक्षा कर सके, उनको चुन लेते थे। लोगों की विशेषताओं बताने वाले क्या क्या शब्द थे, जो लोगों की विशेषताएं थी उसका वर्गीकरण क्या था वो देखते हैं। काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। जो वर्गीकरण था वो इसी आधार पर किया जाता था। ऋग्वेदों में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। ऐसे दो समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। क्या था, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी क्या ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के ये यज्ञ कराते थे और अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये ना तो बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी इनके पास, और ना ही बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, ना इनके पास बहुत सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। ये राजा जो होते थे, और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, ऐसा भी यहाँ पर नहीं था। जो अभी के राजा है, जो मतलब बाद के शासनकाल में राजा है, वैसे राजा यहाँ पर नहीं हुआ करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक तो था जन, जिसका प्रयोग हिंदी एवं अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिसे वैश्य कहा जाता था, जो वैश्य शब्द से निकला था। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश भरतजन या विश यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य भी कहते हैं। जो लोग प्रार्थनाओं की रचना करते थे वो क्या कहते थे, अपने आप को आर्य कहते थे, और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, जो आगे चलकर गुलामी वाले दास से भी कनेक्ट हो जाता है। तो दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में वे दास जो स्त्रीलिंग में भी बन गई, तो वो दासी शब्द में कन्वर्ट हो गया और इसका अर्थ हो गया गुलाम। दास और दासी का मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। अगर किसी क्षेत्र को किसी राजा ने विजिट कर लिया है तो उसमें जहाँ जितने लोग वहाँ पर होते थे उन सभी को क्या कर लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। वो चीज़ तो हम आगे चल के अपने जो मुगल कालीन भारत पढ़ेंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें रहीं, और आगे ब्रिटिश सरकार जब आई तब भी ये सारी चीज़ें रहीं। तो युद्ध में जो लोग जो एरिया जीत जाते थे उसको वो क्या बना लेते थे, अपना गुलाम बना लेते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद समझा जाता था। जो काम भी मालिक कहता था उनको वो सारे काम उनके करने पड़ते थे। अब जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, वहीं दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब देखते हैं प्रहरी और खामोश जो महापाषाण की कहानियां, उनके बारे में भी जरा देखते हैं। ये शिलाखंड जो हैं, अभी इमेज में देखेंगे, ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों को द्वारा बड़े करीने से, मतलब बहुत सही तरीके से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई रही होगी। और ये प्रथा कहाँ कहाँ पर प्रचलित थी, दक्षिण में, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में ये प्रथा प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाया गया। आपने मैप जब 2 मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पर मैं दिखा दूंगी अभी आपको चैप्टर खत्म होने के बाद। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख रहे हैं तो वो देखते हैं, और कुछ इनके भीतर भी होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, ये आपके सामने इमेज है।
इसमें देखिए कुछ पत्थर क्या है, ये सारे के सारे कुछ ऊपर रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं और कुछ यहाँ पर भी है। तो ये आपके सामने एक इमेज है, इसको आप देखकर समझ सकते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये दिखाया जाता है कि जमीन के नीचे कब्रें हुआ करती थी। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे कि अब गड्ढे खोदना हो गया, शिलाखंडों का ढेर लगाना हो गया, पत्थरों को तराशना हो गया और मरे लोगों को दफनाना हो गया। इस तरीके के वो काम किया करते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, जैसे मृतक जो होते थे उनमें खास किस्म की मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था। और वो मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे? काले लाल रंग के मिट्टी के ब्लैक बर्तन होते थे, मतलब उस पर लाल मिट्टी के बर्तन पर अच्छे से नक्काशी की जाती थी। तो इन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी यहाँ से मिले हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो देखते हैं। अब जो कब्रों से चीज़ें मिली हैं उससे देखकर तो लगता है कब्रों से मिले कुछ ही लोहे के सामान हैं। देखिए बाईं ओर पर अगर देखा जाए, घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर पर कुल्हाड़ी एवं कटार भी यहाँ पर रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लोहे का सामान का भी ये प्रयोग वहाँ पर थोड़ा बहुत किया करते थे। लोगों की सामाजिक असमानताएं क्या क्या रही होंगी वो देखते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीजें मिल जाती हैं। अभी आपको दिखाएंगे ब्रह्मगिरी को। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं और दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाता है। जो व्यक्ति जिस तरीके का रहा होगा या जिस तरीके की सामाजिक असमानताएं रही होंगी, कोई रईस होगा, कोई गरीब होगा, तो किसी के पास 33 सोने के मनके मिले, किसी के पास केवल मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। तो अपनी अपनी वस्तुओं से इस बात का अंदाजा लगाया गया उन कंकाल से कि कुछ लोग अमीर रहे होंगे तथा कुछ लोग गरीब रहे होंगे और कुछ लोग सरदार तो दूसरे अनुयायी रहे होंगे। इस तरीके का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? अब क्या कुछ खास जो कब्रें थी, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो ये यह दिखाती है कि शायद एक परिवार के लोग जो है उन्हें एक ही जगह पर उनको और एक ही समय पर दफनाया जाता समय समय पर उनको दफनाया जाता होगा एक ही जगह पर। होता नहीं है किसी परिवार के सारे लोग एक ही गांव में अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह पर होता है कि जिस तरीके से अगर उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वो पहले से बता देते हैं कि भाई मुझे उसी जगह पर आप दफनाना या जलाना जहाँ पर दूसरे हैं। तो इसी तरीके से कि एक खास परिवार के लिए इस तरीके से होता होगा। बाद में मरने वालों लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए जाते थे, पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि हाँ ये यहाँ पर कब्र है, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने भी आ सकते थे। तो इस तरीके का कब्रिस्तान टाइप का बनाया जाता हो गया, कब्रगाहें टाइप की। अब देखते हैं इमाम गाह, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इमाम गाह भी मैं आपको दिखाऊंगी। इमाम गाह वैसे मैं बता देती हूँ आपको, ये महाराष्ट्र में है और यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले के लोग यहाँ पर रहा करते थे। यह वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। किस तरीके का, जो वयस्क लोग थे उनको सीधा लिटा दिया गया कब्र में और दफना दिया गया। उनका जो सिर होता था वो हमेशा कहाँ होता था? उत्तर की ओर होता था। ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये विशेषताएँ भी कई बार पूछी जाती हैं जब भी आप पढ़ेंगे और जब भी आप वेदों के बारे में या जब भी आप जो कब्र के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में, क्या कह रहे हैं कि बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घर में से एक था। इस घर में एक अनाज गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या मतलब सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। अब कंकालों का अध्ययन करके यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हड्डियों से ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये कंकाल महिला का है या फिर पुरुष का है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ पहचान की बात बताई जा रही है कि बच्चे के कंकाल में और बच्ची के कंकाल में, मतलब बॉय और गर्ल के कंकाल में ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता था कि ये किसका कंकाल है। बहुत
फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आभूषण उस समय पर दोनों लोग पहना करते थे, पुरुष भी पहनते थे और महिलाएं भी आभूषण पहना करती थी। फिर ये कहा गया कि कुछ तरीके से हड्डियों के लिए कि महिलाओं का अगर देखा जाए तो कूल्हे का हिस्सा मतलब कमर का हिस्सा जो होता है पुरुषों से थोड़ा हैवी होता है, इससे अंदाज़ा लगाया गया। तो इससे अंदाज़ा ये लगाते थे कि शायद ये जो रहे होंगे वो महिलाओं के रहे होंगे और दूसरे रहे होंगे वो पुरुषों के कंकाल रहे होंगे। लगभग 200 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है चरक के बारे में। चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता की किताब लिखी। पूछा जाता है चरक संहिता किसकी है। वे मनुष्य के शरीर की 360 हड्डियां होती थी। यह आधुनिक शरीर रचना की विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के साथ जोड़ दिए होंगे और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। इन्होंने कितनी बताई है? इन्होंने 360 बताई है, जो हमारे समय में वर्तमान समय में कितनी बताई जाती है? 206। तो उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है इन्होंने दांतों को जो है उनको भी जोड़ा हो और कार्टिलेज को भी इन्होंने जोड़ा हो, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इमाम गांव के लोग जो थे वो काम क्या करते थे? यहाँ के लोग पुरातत्वविदों का कहना है कि गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तेल के बीज मिले हैं, ऐसा वहाँ पर जो प्रमाण है वो मिले हैं। और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, ये सारे जितने भी हैं पशु, इनके की जो हड्डियाँ हैं वो यहाँ पर पाई गई हैं। और ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरीके की रस भरी एकत्र भी यहाँ पर की जाती रही होंगी। तो इमाम गांव के बारे में ये चीज़ें हैं। ये पूरा चैप्टर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, चैप्टर 5। और मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ मैंने इसमें आज क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ। इसके साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया वेदों की रचना के बारे में, पुराने वेद कौन से हैं उन सब के बारे में, वेद कितने साल पहले रचे गए थे उसके बारे में बताया मैंने आपको। 3500 साल पहले वेद रचे गए थे। और महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 3000 साल पहले हुई थी। और कृषकों का जो निवास स्थान था, जो किसान थे, उनका निवास स्थान बनना शुरू हुआ था लगभग 3600 से लेकर 2700 के बीच में, मतलब के पहले। और अगर चरक की बात करिए 2000 साल पहले चरक संहिता लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने बताया आपको मवेशी, घोड़े और रथ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं, पुरोहित किसे कहते हैं, लोगों की क्या विशेषताएं थी, लोग किस तरीके से रहते थे, कब्रें किस तरीके की बनाई गई थी, उनको किस तरीके से दफनाया जाता था, लोहे का प्रयोग करते थे। सामान देखकर लगता है कि शायद लोहे का प्रयोग वो किया करते होंगे। सामाजिक असमानताएं हमें पता चली। कब्र में सामान जो मिला जिस तरीके का, उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया किसी के पास सोने की चीज़ें मिली और किसी के पास केवल मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। वर्ण तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगले चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वर्ण कितने तरीके के होते हैं, उन सभी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है और कहीं छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगली क्लास में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।